हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। आपके जो रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में कवर होंगे। इससे पहले मैंने आपके डिफेंस का कवर किया था करंट अफेयर्स, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारी O2IS अकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको एक HPNT का कोर्स मिलेगा, उसमें जाकर कंटेंट सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स का फोल्डर मिलेगा। इससे आप जाकर यहाँ से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन हमने आपके लिए एक HPNT का पावर पैक निकाला है। यहाँ पर जाकर आप बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको। इन सारे टेस्ट्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी NT की तैयारी हो और भी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज़ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, इसके ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर ने इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, या फिर मैं कहूँ एक लिस्ट निकाली है, जिसके तहत इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो महाराष्ट्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी से एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी से। तो आप देख सकते हो कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो कैटेगरी से सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं वो महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे आता है तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर आता है राजस्थान। देन अगेन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब। बस आपने इतना याद रखना है कि ये जो लिस्ट है वो किसने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। अगेन इसमें सबसे पहले स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है। और अगर मैं आपको MSME के बारे में बताऊं तो इसकी जो रिवाइज्ड MSME का क्राइटेरिया है कि कौन सी जो एंटरप्राइजेज हैं वो माइक्रो कैटेगरी में आएगी, स्मॉल में आएगी और मीडियम में आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है कि जिसकी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हो और टर्नओवर 5 करोड़ का हो, उसको माइक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं। देन इज स्मॉल इंटरप्राइजेज कौन सी होती है, जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो। थर्ड है आपकी मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ तक की होनी चाहिए और उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक का होना चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए और इस लिस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ब्रांड फाइनेंस निकालता है। दूसरी बात, इसके अंदर पहली ऐसी 500 कंपनीज को इनलिस्ट किया जाता है जिसकी ब्रांड वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसके तहत जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यूएशन है वो है एप्पल। तो अभी तक एप्पल ने फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करी हुई है। बाकी अगर मैं अदर चीज़ों की और अलग चीज़ों की बात करूं तो जो टिकटॉक है फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। देन इज अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो ब्रांड वैल्यूएशन है वो कौन से सेक्टर में है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया की सिर्फ एक ही ब्रांड है जो कि है टाटा कंपनी, उसकी ब्रांड वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। देन इज उसका टॉप 100 में जो रैंक है वो है 78th। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीति आयोग ने US की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इसके साथ मिलकर और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो इंडिया वाली ब्रांच है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है जो कि ये बताती है कि बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है तो आपको पता होना चाहिए। देन इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें बैंकिंग सेक्टर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि जो RBI है वो कुछ गाइडलाइंस निकालता है जिसके तहत वो बताता है कि कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिस्ट में डाला जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है ना, तो जो RBI है वो बैंकों को ये गाइडलाइंस देता है कि आपने अपने बैंक का कुछ परसेंटेज लोन की फॉर्म में इस सेक्टर को लैंड करना है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को लैंड करना है। इन द सेम वे इस रिपोर्ट के अंदर जो नीति आयोग है उन्होंने ये बताया है कि जो RBI है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो सेक्टर है उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिस्ट में डालना चाहिए। देन इस रिपोर्ट के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, इन सबको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर डालना चाहिए। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कैटेगरी है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एज अ सब सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सब सेक्टर बनाया जाना चाहिए, तभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है एक तरह से ग्रो कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के अंदर बताई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022।
इस रिपोर्ट के तहत जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बताता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर कितनी ऐसी लेबर फोर्स है जो कि काम नहीं कर रही है या फिर जिनकी जॉब्स वगैरह गई हैं, स्पेशली जो अभी कोविड वगैरह हुआ था उसकी वजह से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब लॉस हुई है। तो यहाँ पे कुछ डाटा उन्होंने प्रोवाइड किया कि फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो है 207 मिलियन। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2022 के अंदर बताया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कितने हैं, 207 मिलियन। इससे पहले 2019 के अंदर कितने लोग थे, 186 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे। कुछ और डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया उन्होंने, जैसे कि जो वर्किंग आवर्स है वो पहले से 2% कम हो गई है एज कम्पेयर टू जो प्री पेंडेमिक लेवल्स हैं। देन इज उन्होंने कुछ और प्रोवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल जो 40 मिलियन लोग हैं वो अभी लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन की कैटेगरी में अभी आते ही नहीं, दैट मीन्स उन्होंने जॉब ही ढूंढनी बंद कर दी है। तो ये कुछ हाइलाइट्स जो हैं इस रिपोर्ट ने जो पोस्ट पेंडेमिक लेवल है और प्री पेंडेमिक लेवल है उन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन किया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। ये पता होना चाहिए आपको कि इनइक्वालिटी किल्स कौन निकालता है। देन इस रिपोर्ट के तहत ये जो ऑक्सफैम है वो ये बताती है कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लोगों के पास कितनी परसेंटेज ऑफ वेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि जो टॉप 10 लोग हैं उनके पास 57% हमारे इंडिया की वेल्थ है और बाकी के जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 13% वेल्थ है। जो नीचे वाले बॉटम 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 13% वेल्थ है। देन इस रिपोर्ट ने बताया कि हमारे इंडिया में 84% जो इंडियन हाउस होल्ड हैं उनकी वेल्थ डिक्लाइन हुई है। किस वजह से, कोविड-19 की वजह से। कुछ और चीज़ें जो ऑक्सफैम इंडिया ने बताई है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो बिलियनियर्स हैं वो पहले 102 थे, अब वो इंक्रीज़ होके 142 हो गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, और स्पेशली जो टॉप एक तरह से स्टेटमेंट वाइज उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहले 10 लोग हैं उनके पास कितनी परसेंटेज ऑफ वेल्थ है और बाकी के जो 50% नीचे वाले लोग हैं उनके पास कितनी वेल्थ है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीरियम एक ऐसी कंपनी है जो कि बेसिकली एविएशन सेक्टर के अंदर कुछ डाटा वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने एक रिव्यू किया, उसके तहत उन्होंने ये पाया कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौन से ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि ऑन टाइम डिपार्चर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं, अपनी जो भी फ्लाइट्स हैं ऑन टाइम हो रही है। तो इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने ये देखा कि जो पहले 10 हैं उन टॉप 10 में 8th नंबर पे हमारा चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है। अगर मैं डिपार्चर्स के बारे में बात करूं तो बाकी के यहाँ पर कोई भी हमारे एयरपोर्ट जो है इस लिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। आप देख सकते हो फर्स्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का मियामी एयरपोर्ट है, सेकंड जो है वो फुकुओका एयरपोर्ट है जापान का, देन इस थर्ड है हैनेडा एयरपोर्ट, ये भी जापान का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारा जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके तहत ये फाइंड आउट किया कि हमारे इंडिया अभी 3rd रैंक पे आता है। किस चीज़ की कैटेगरी में, कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका जो फॉरेस्ट गेन है वो इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स हमारा इंडिया जो है वो फॉरेस्ट गेन की कैटेगरी में 3rd रैंक पे आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज़, अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो हमारे इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से जो 24% एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, और हमारे इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो वर्ल्ड के सिर्फ टोटल फॉरेस्ट के 2% ही काउंट होते हैं। जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर टोटल 66% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ को यहाँ पर याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर 11% टोटल फॉरेस्ट कवर है। देन इज जो मिज़ोरम है, अगर मैं स्टेट वाइज बताऊँ कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं तो वो मिज़ोरम है। और अगर मैं अदरवाइज बताऊं कि टोटल जैसे मध्य प्रदेश जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है तो उसके कंपैरिजन में उसके अंदर 11% यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रांड फाइनेंस ने ही एक और ब्रांड वैल्यूएशन की एक लिस्ट जारी करी है जिसके तहत उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि टॉप ब्रांड्स में आती है। किसके मामले में, तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस है उसके मामले में ऐसी कौन सी टॉप कंपनीज हैं। तो यहाँ पे जो हमारी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसका जो रैंक है वो है 10। इसके अलावा हमारी कंट्री की और कोई भी ऐसी कंपनीज नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है जो कि इस लिस्ट के अंदर आती है।
इस लिस्ट के अंदर 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जो चाइना की है, एक यूएस, 2 कंपनीज़ यूएस की हैं, एक फ्रांस की है, एक जर्मनी की है और एक इंडिया की है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस कंपनी है। दैट मीन्स ये एक एक्ट द्वारा बनाई गई कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक इंडेक्स निकाला जाता है जो कि है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। इस इंडेक्स के तहत ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से ऐसे बिलियनियर्स हैं, टॉप रिचेस्ट एक तरह से बिलियनियर्स को यहाँ पे इनलिस्ट किया जाता है। तो इस लिस्ट के तहत हमारी इंडिया के जो गौतम अडानी जी हैं वो 8th नंबर पर आते हैं। अदरवाइज जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो है यहाँ पे एलन मस्क, जो आपको पता ही होगा कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और टेस्ला के भी। देन इस जो जेफ बेजोस हैं वो अमेजन एंड उनकी जो स्पेस टूरिज्म कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसके मालिक हैं। तो आपने पहले 3 याद रखने हैं और आपने इंडिया का याद रखना है कि हमारे जो अडानी ग्रुप्स के गौतम अडानी जी हैं वो 8th नंबर पे आते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की लिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो निकाला जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। तो इस इंडेक्स के तहत यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको इनलिस्ट किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ स्कोर प्रोवाइड किया जाता है और उनको एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है। वो रैंक इस हिसाब से होता है कि कौन सी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कंट्रीज़ जिसके अंदर फुल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, उनकी जो रैंक है, बेसिकली स्कोर है, वो 8 से लेके 10 तक का स्कोर होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक का स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। इन द सेम वे फ्लॉड डेमोक्रेसी में 6 से लेके 8 तक का स्कोर होता है। देन इज हाइब्रिड रिजीम के अंदर 4 से लेके 6 तक का स्कोर दिया जाता है। इन द सेम वे ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर जो स्कोर है 0 से लेके 4 तक का हो, दैट मीन्स उसके अंदर डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो किया जाता। दैट मीन्स वो जो कंट्रीज हैं वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स के अंडर आती हैं। तो अगर मैं इस इंडेक्स के तहत इंडिया की बात करूं तो हमारी सबसे पहली बात पोजीशन आपने याद रखनी है कि 46th रैंक है। देन इज हमारा जो स्कोर है दैट इज 6.91। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कैटेगरी है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंडर आती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उनका स्कोर और भी ज़्यादा कम है, वो हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर आता है। और ये जो इंडेक्स है आपने याद रखना है 2006 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो नॉर्वे इस कैटेगरी में 1st रैंक पर आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के, सारे यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।